फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं एंड मार्केट फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने की जो पर्पस होती है, वो सारी पर्पस क्या होती है, ट्रेडिंग पर्पस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट में जो भी ऑफ कोर्स जैसे हम करेंसी मार्केट के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा बनता है कि इसके पहले, ठीक है, 20th सेंचुरी के पहले 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में किस तरह के जो सिस्टम थे, लेन देन के सिस्टम थे, तो क्या यूएस डॉलर बेस्ड थे या फिर कोई और करेंसीज थी जिसे मान्यता दी गई थी, तो वो सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम सीखेंगे, सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी करेंसीज को लेके। तो आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या होता है ये एंड किस तरह से ये वर्क करते थे पुराने जमाने में एंड किस तरह से इसका डिक्लिनेशन हुआ, इसे कैसे किस लिए और कौन से सारे रीजन थे जिसके वजह से इसे अबैंडम कर दिया गया, जिसके वजह से नई सिस्टम जो अभी चल रही है फॉरेक्स मार्केट के, दैट वी आर यूजिंग। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सीखते हैं कि पुराने सिस्टम जो थे, जो भी मॉनेटरी सिस्टम थे, वो सारे कौन से थे। तो डेफिनेटली दो सिस्टम आपको देखने मिलेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ठीक है, ये दो सिस्टम हैं, दो मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से, फिर उसके बाद कैसे इसमें कैसे इसे मान्यता दी गई थी, कैसे ये वर्क करता था, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाद में ये कैसे खत्म हुआ, उसके बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कैसे पिक्चर में आया, फिर उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ ही एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्यों खत्म हुआ, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में अगर हम समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो भी है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या हुआ करता था जब ये स्टैब्लिश किया गया था 1880s में। तो इसमें इस तरह से कुछ प्रपोज किया गया था कि जो भी कंट्रीज अपने नोट जो फिजिकल करेंसीज प्रपोज करती है, लाइक बैंक, उनके खुद के डोमेस्टिक नोट्स हो गए, ठीक है, जैसे अपने इंडिया की बात लो तो 100 रुपए के नोट हैं, या ठीक है 500 के नोट्स हैं, अभी 2000 के नोट्स थे। ठीक है, अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पुराने जमाने में और भी करेंसीज जो थी, 1 रुपए के, 10 रुपए के, 100 रुपए के, 500 के, तो इस तरह के करेंसी, जो भी करेंसीज प्रपोज कर रही है, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू सम अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड रहती थी और उस गोल्ड के रिस्पेक्टिव में कितने अमाउंट ऑफ आपके करेंसी बनते हैं उसके बेसिस पे ट्रेडिंग होती थी। तो ये फिक्स अमाउंट रहता था कि गोल्ड गोल्ड एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है, एंड उसके रिस्पेक्ट में आपको कितने अमाउंट ऑफ करेंसीज पे करना है आपके सेंट्रल बैंक को, और उसके बाद आपको ये अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता था एंड ये इस गोल्ड को लेन देन के सिस्टम में, जैसे अगर किसी को पे करना है, जैसे इंडिया पे कर रहा है यूएस को, ठीक है, यूएसए को पे कर रहा है, तो वो अपने डोमेस्टिक करेंसी में पे नहीं करेगा, वो गोल्ड पे करता था। गोल्ड पे करने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी सेंट्रल बैंक को देना पड़ता था, जिसके जिसके बिहाफ में सेंट्रल बैंक ये गोल्ड देती थी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड देती थी एंड जितना करेंसी यहाँ पे आप ऐड करते जाओगे उतना गोल्ड आपको मिलता जाएगा एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको पे करना है, उतने अमाउंट ऑफ करेंसीज आप पे करके सेंट्रल बैंक को उतने आप गोल्ड ले सकते थे एंड इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड चलते रहते थे। ठीक है, आपके बिजनेस रिलेटेड हो या फिर जो भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल रिलेटेड ट्रेड्स हो, तो उस तरह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में जो एडवांटेजेस थी, ये थी स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है,
जस्ट बिकॉज ये गोल्ड स्टैंडर्ड था, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाते थे एंड इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। हेंस इसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी थी एंड रिलायबल थी, क्योंकि ये गोल्ड बेसिस पे डिपेंडेंट था। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता एंड उन सारी चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा रहता था जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते थे। एंड उसके साथ ही आगे बढ़े डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में पहला जो आता है लिमिटेड मनी सप्लाई। जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास जो गोल्ड का रिजर्व है, ठीक है, वो एक कंस्टेंट एज ए कंस्टेंट वर्क करता था आपके मनी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो वहां पर जाके आपकी मनी सप्लाई जो होती थी लिमिटेड हो जाती थी, मतलब आपका जो सर्कुलेशन में मनी है, ठीक है, तो वो भी एक लिमिटेड हो जाती थी। ये सारी डिसएडवांटेजेस हर एक कंट्री को फेस करनी पड़ रही थी। इसके साथ ही नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको जैसे अभी मान लो कि कोई आर्थिक मंदी चल रही है, ठीक है, रिसेशन चल रहा है एंड आपके पास कुछ ऐसे लाइक ग्रेन है, कुछ अनाज आप एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मंदी में क्या है कि डिमांड बढ़ता है तो आप अपना रेट बढ़ा सकते हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था कि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड पे ही ट्रेड करना है, मतलब आपका अमाउंट फिक्स है कि इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड के लिए आपको इतना पे करना है, मतलब उससे आप बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, या वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता नहीं था कम ज्यादा करने की। तो इससे क्या होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता था और उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने का भी मौका नहीं मिलता था। तो इस तरह की इनफ्लेक्सिबिलिटी सामने आती थी। ये सारी डिसएडवांटेज थी। इसके साथ ही हम देखें तो वुलनरेबिलिटी की बात करते हैं। डेफिनेटली एक तरह से एक कमजोर अर्थव्यवस्था थी ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि इसमें जो ट्रेडर्स होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे कि थोड़ा स्पेकुलेशन करते थे। स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता था कि जब उनको पता चल रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कोई कंट्री का करेंसी बहुत ही गिरने वाला है या फिर उनका अर्थव्यवस्था काफी वीक होने वाला है, कमजोर होने वाला है, तो वो क्या करते थे पहले ही उस एसेट को शॉर्ट सेल कर देते थे। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलो कि जब उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती थी तो उस कंट्री में जितने भी आप मतलब जो स्पेकुलेटर्स रहते थे वो क्या करते थे, उस कंट्री के जो भी एसेट थे जो इंपोर्ट किए जाते थे स्पेकुलेटर के कंट्रीज में, तो जस्ट मैं एग्जांपल एक बता रहा हूँ कि इंपोर्ट करने के लिए फिर जो आप 100 रुपए में इंपोर्ट कर रहे थे वो आप 50 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस समय क्या होता था कि 100 वाली चीज आप 50 में ही इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट करके रख ले रहे हो अपने पास। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता था कि सामने वाली जो कंट्री है उसके गोल्ड रिजर्व खत्म होने के भी चांसेस हो सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह की काफी संवेदनशील जो इश्यूज थे, ये सारी चीजें सामने आती थी। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में। ठीक है, तो इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम खत्म कैसे हुआ, क्यों खत्म हुआ, एंड इसका जो अबैंडनमेंट किया गया या फिर आप बोले डिक्लाइन कर दिया गया इसे पूरी तरह से, तो कुछ कंट्रीज थे जो बहुत ही डिप्रेशन में जाने लगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, just because of some constraint imposed on it। क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट थे कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड में ही ट्रेड करना है। ठीक है, आपका एक स्केल निर्धारित कर दिया गया है पहले से ही, तो उस स्केल के बेसिस पे ही आपको ट्रेड करना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी आपको पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ए कंस्टेंट काम करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी कंट्रीज की। वो फायदा नहीं उठा पा रहे थे रिसेशन का और ना फायदा उठा पा रहे थे इंटरेस्ट रेट हाइक होने का, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से काफी डिप्रेशन में जाने लगी कंट्रीज। ठीक है, एंड हाई प्रेशर के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाई प्रेशराइज होने लगा उनके गोल्ड रिजर्व के ऊपर।
तो उसके वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को। अब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को डिक्लाइन कर दिया गया है, अबंडन कर दिया गया है, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, जो भी कंट्रीज हैं अब ट्रेड कैसे करेगी, किस तरह के ट्रेड किए जाएंगे? तो इसके बाद जो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट सामने आया। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था? ये 1944 में एस्टैब्लिश की गई थी, इस एग्रीमेंट को मान्यता दी गई। एंड डेफिनेटली यूएसए के न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड नाम की जगह पर, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में इस एग्रीमेंट को मान्यता दी गई। देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या सारी चीजें डिस्कस की गई थी, कैसे ये वर्क करने वाली थी। तो हाउ इट वर्क में आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर को एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में मान्यता दी गई ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में। इसमें यूएस डॉलर जो था खुद गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है कन्वर्ट कर दिया जा सकता था। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता था। इसमें एक प्रोविजन दिया गया है, इट कैन बी कन्वर्टेबल टू गोल्ड एट ए फिक्स रेट ऑफ $35 पर वाउंस। ठीक है, वाउंस क्या होता है? एक रशियन यूनिट है, 1 वाउंस। ठीक है, जैसे 1 kg, 2 kg या फिर 1 टन आप बोलते हो, इसी तरह का एक मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, गोल्ड को मेजर करने के लिए यूनिट का यूज किया जाता है। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में क्या किया गया कि यूएस डॉलर को एक प्राइमरी करेंसी के रूप में मान्यता दी गई। एंड ये यूएस डॉलर जो है गोल्ड के साथ कनेक्टेड था, फिक्स रेट ऑफ $35 पर वाउंस के रेट पर इसे गोल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। एंड यूएस डॉलर को एक प्राइमरी करेंसी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अदर मेजर करेंसीज भी थी, उन्होंने अपने एक्सचेंज रेट जो थे फिक्स कर लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस गोल्ड सिस्टम। ठीक है, कि 1 वाउंस के लिए उनके करेंसीज का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ए कंट्री को, ठीक है, ए कंट्री को बी कंट्री से कुछ ट्रेड करना है या फिर कोई चीज का लेन देन करना है, तो उसे यूएस डॉलर में ट्रेड करना है। ठीक है, तो यूएस डॉलर में ट्रेड कैसे करेंगे? मान लेते हैं जो भी उन्होंने लेन देन किया है उसका अमाउंट जो होता है 1 वाउंस होता है। ठीक है, 1 वाउंस होता है। एंड अगर आप देखो, ठीक है, उसका वैल्यू 1 वाउंस है, मतलब आपको $35 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके करेंसी के हिसाब से 1 वाउंस गोल्ड का वैल्यू कितना होगा? आपके करेंसी के हिसाब से उतना करेंसी पे करके आपको यूएस डॉलर बाय करना होगा। एंड दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर आपको बी कंट्री को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वहां से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, बी कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इतने अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर पे करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसी तरह से वाइस वर्सा आप बोल सकते हो, बी ए को पे करेगा अगर वो ए से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो। ठीक है, इस तरह से ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो है काम करती थी। इसके साथ ही आगे बढ़े तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज डेफिनेटली स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ये भी सिमिलर थी, तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। ओके, इसके साथ ही आप देखो तो यूएस डॉलर का डोमिनेंस बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज कि इसे एक प्राइमरी करेंसी का दर्जा दे दिया गया था, वर्ल्ड वाइड ट्रेड की जाने वाली करेंसी का दर्जा दे दिया गया था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में। दैट्स वाई यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज के डोमिनेंस से ज्यादा हो गया था, क्योंकि ये इसे वर्ल्ड वाइड मान्यता दे दी गई थी, ग्लोबल मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या थे? ठीक है, जैसे इसके एडवांटेज हमने देख लिए, डिसएडवांटेज जो थे, इसमें पहला पॉइंट आप देखो, डॉलर का ओवर वैल्यूएशन। डेफिनेटली जब यूएस डॉलर का डोमिनेंस अगर बढ़ रहा है तो इसके साथ ही ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ओवर द वर्ल्ड वाइड यूएस डॉलर ट्रेड किए जाने वाला था। हर एक कंट्री के रिजर्व में डॉलर को रखना था, पैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज थे कि इसको ओवर वैल्यूएशन मिल गया, जस्ट बिकॉज कि वर्ल्ड वाइड ये यूनिवर्सल करेंसी के रूप में ये ट्रेड किया जाने वाला था। ठीक है, तो एक ये डिसएडवांटेज था। इसके साथ ही आप देखो तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली
जब भी किसी कंट्री को अपॉर्चुनिटी मिलता था, ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने जो उनके ट्रेडिंग सिस्टम थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते थे एंड प्रॉफिट अर्निंग उनकी नहीं हो पाती थी इन द केस ऑफ रिसेशन या फिर किसी एक्सपोर्ट के टाइम पर जो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन मिल सकती थी, वो सारी चीजों का अभाव के वजह से उन्हें ये सारी डिसएडवांटेजेस फेसेस करने पड़ रहे थे। इसके साथ ही आप देखो तो ब्रेटन वुड का एग्रीमेंट जो हुआ था, जो मान्यताएं मिली थी, वो एंड क्यों हुआ। एंड क्यों हुआ उसे समझने से पहले हम थोड़ा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम अराउंड 1880s में कंटिन्यू हुआ था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन हुआ, पीस हुआ 1918, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड रिस्टोर्ड, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है। बट डेफिनेटली जो चैलेंजेस थे वो फेस हो रहे हैं, धीरे 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 वो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे, जिसके वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आफ्टर ए ग्रेट डिप्रेशन एंड गोल्ड रिजर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वजह से फिर क्या हुआ, एंड जो भी डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए उसके वजह से ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ 1944 में, ठीक है, और 1945 से उसे मान्यता दे दी गई कि ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, ब्रिटेन वुड के भी आपने डिसएडवांटेजेस देखे, उस डिसएडवांटेजेस के वजह से क्या हुआ कि हर एक कंपनी को अपने ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। इसके वजह से क्या हुआ कि 1971 में, ठीक है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे 1971 में, मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी सस्पेंड कर दी गई, ठीक है, इनटू द गोल्ड, ठीक है, जो यूएस डॉलर कन्वर्ट किए जाते थे गोल्ड के अंदर, ठीक है, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है, ये कन्वर्टेबिलिटी खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि 1960 से क्या हो रहा था कि यूएसए को भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। गोल्ड रिजर्व को लेके, गोल्ड रिजर्व पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था उनके, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो उस वजह से रिचर्ड निक्सन ने 1971 में एक कॉन्फ्रेंस कॉल की एंड उस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया गया कि यूएस डॉलर अब गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं रहेगा, इसे हम सस्पेंड करते हैं, एंड इफेक्टिवली एंडिंग दी ब्रेटन वुड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे 1971 में, ठीक है, 1971 में ब्रेटन वुड जो एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो था, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम, द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस जगह पे, मैनेज द फ्लोट 1973, ठीक है। इसके बाद जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद सारी कंट्रीज ने इसे अपनाना चालू कर दिया। अब ये क्या होता था, जो भी सेंट्रल बैंक्स होती थी वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एंड अपने कंट्री के जो करेंसीज थे उसके सर्कुलेशन एंड डिमांड सप्लाई, उसके बेसिस पे जो है अपने रेट, एक्सचेंज रेट डिसाइड करना चालू कर दिया, एंड उसके बेसिस पे फिर लोग मार्केट में आके ट्रेड करने लगे, एंड ये सिस्टम आज तक कंटिन्यू है। क्योंकि आज भी आप देखो तो करेंसी पेयर्स में आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, तो उसमें करेंसी पेयर में ट्रेड किया जाता है यूएस डॉलर अगेंस्ट यूरोस, ठीक है, यूरो यूएसडी जो आप बोलते हो, ठीक है, यूएसडी जापानीज एन, ठीक है, वो सारे करेंसी पेयर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुछ करेंसी, मेजर करेंसी पेयर के बारे में मैंने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। तो वो सारी चीजें जो आज तक कंटिन्यू है। तो क्या हुआ कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट खत्म होने के बाद पूरा वर्ल्ड ट्रांजिशन मोड में चला गया इन इन दी फ्लोट फ्लोट मैनेजमेंट, ठीक है, तो एक फ्लोटिंग सिस्टम में चला गया, एंड जो वर्ल्ड के कंट्रीज थे ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यूज करने लगे जब भी उनकी करेंसी फ्लक्चुएट होती थी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, या फिर
मॉनेटरी पॉलिसी जो भी सेंट्रल बैंक प्रपोज कर रही है उसके बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे ही फिर मार्केट में ट्रेड होने लगे। एंड ये करेंसी ट्रेड ही फॉरेक्स ट्रेड के रूप में आज भी जाने जाते हैं। एंड फॉरेक्स मार्केट में इस तरह से करेंसी ट्रेडिंग होता है। तो आपने देखा कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पहले चलता था, उसके बाद फिर यूएस डॉलर को मान्यता दी गई पेग्ड बाय गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के पेगिंग सिस्टम का यूज किया गया, उसे कन्वर्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यूएस डॉलर को एज ए प्राइमरी करेंसी का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये भी 1971 में खत्म हो गया, जिसे निक्सॉन निक्सॉन शॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस इवेंट को निक्सॉन शॉक के नाम से भी जाना जाता है, जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट एंड हो गया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था। ठीक है, तो आई होप आपको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ये सारी चीजें काफी डिटेल में समझ में आई होगी। एंड ऑफ कोर्स आज आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री भी इसकी समझ में आ गई होगी, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरह का माइंड में क्वेश्चन हो, तो आप अपने क्वेश्चन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए अपने सर्कल में। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। Thank you so much and all the best.